हेलो एवरीवन। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। अब पोस्ट एक्ट में हम सेक्शन 1 से सेक्शन 10 तक कवर कर चुके हैं और आज हमें कवर करना है सेक्शन 11 से सेक्शन 20 तक। ऑल राइट, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाए एक्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ऑल राइट, तो हमने सेक्शन 10 में देखा था कि कंप्लेंट होने के बाद on the request of accused on the request of the aggrieved woman चाहे तो कंसिलिएशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि अगर उससे कुछ ऐसी कंप्लेंट वगैरह ज़्यादा नहीं करना है तो। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 11 से। लेट मी अनपिन माई सेल्फ। ओके, तो इफ वुमेन कंसिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती है तो अगली प्रोसेस होती है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। अगली प्रोसेस होती है इंक्वायरी की। तो सेक्शन 11 बात करता है इंक्वायरी की। इफ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के अंडर में अगर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी जहां पर रिस्पोंडेंट जो है वो एक एम्प्लॉय है, मींस जिसने ऐसा एक्ट किया है वो एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो उस इंक्वायरी को जैसा कि उस एम्प्लॉय के सर्विस रूल में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेगी। एंड इन केस अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है तो लोकल कमेटी जैसा प्राइमा फसाई केस दिखता है उस हिसाब से वो उस कंप्लेंट को पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days ऑफ रजिस्टरिंग द केस। केस रजिस्टर होने के विद इन 7 days के अंदर अगर वो डोमेस्टिक वर्कर के साथ ऐसा हुआ है तो लोकल कमेटी उसको पुलिस को केस ट्रांसफर कर देगी, पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी वो केस। ठीक है, सेक्शन 11 इतना बात करता है। आगे कहता है कि प्रोवाइडेड दैट जहां पर अग्रीव्ड वुमेन इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को ये इन्फॉर्म करती है कि जो भी सेटलमेंट सेक्शन 10 में हुआ है, मीन सेक्शन 10 में अगर कंसिलिएशन हुआ है तो उसमें जो भी सेटलमेंट हुआ है रेस्पोंडेंट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी एक इंक्वायरी या फिर उस कंप्लेंट के बेसिस पे इंक्वायरी प्रोसीड कर सकती है। मींस अगर उस हिसाब से रेस्पोंडेंट काम नहीं करता है तो लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी चाहे तो रेस्पोंडेंट पे फर्दर इंक्वायरी कर सकती है। जैसा भी केस हो, इंक्वायरी वो खुद भी कर सकती है या फिर उस केस को पुलिस के पास फॉरवर्ड कर सकती है। ऑलराइट, उसके बाद जहां पर दोनों पार्टीज एम्प्लॉय हैं, मींस अग्रीव्ड वुमेन भी एम्प्लॉय है और रेस्पोंडेंट भी एम्प्लॉय है, उस केस में पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, उस इंक्वायरी के दौरान दोनों पार्टीज को सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और जो भी फाइंडिंग्स होगी उनकी कॉपी जो है दोनों पार्टीज को अवेलेबल की जाएगी, जिससे कि वो कमेटी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। फिर सबसेक्शन 2 हमारा बात करता है नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 509 ऑफ आईपीसी। The court may, when the respondent is convicted of the offence, order of payment of such sums as it may consider appropriate to aggrieved women by the respondent, have regard to the provisions of section 5। और जैसा कि 509 ऑफ आईपीसी में लिखा हुआ है, कोर्ट चाहे तो रेस्पोंडेंट जो कि किसी ऑफेंस जो उस ऑफेंस का कन्विक्ट है उसको ऑर्डर कर सकती है कि वो सेक्शन 15 के प्रोविजन के हिसाब से अग्रीव्ड वुमेन को पेमेंट करे। ठीक, फिर सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1,
सबसेक्शन 1 के अंडर में कोई भी इंक्वायरी कमिट करने के लिए इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड when trying a suit in respect of the following matters। तो अब इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास सिविल कोर्ट की सारी पावर्स होंगी। अब कौन कौन सी पावर होंगी? समन, वो चाहे तो समन कर सकता है, किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकता है समन के लिए, एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन को अटेंडेंस के लिए कह सकता है और किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कह सकता है ओथ पे। फिर रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करना है, कोर्ट के सामने लाना है या फिर डिस्कवरी करनी है, तो उस केस में भी जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है वो पावर होगी इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के पास। एंड एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब, और जो भी कोई अदर मैटर पे जो भी सिविल कोर्ट की पावर होती है वो सारी पावर होगी इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के पास। ऑल राइट। फिर सबसेक्शन 4 बात करता है कि जितनी भी इंक्वायरी सबसेक्शन 1 के अंदर में होगी वो कंप्लेंट होने के विद इन 90 डेज के अंदर में इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए एनी हाउ। फिर सेक्शन 12, अब सेक्शन 12 कहता है कि एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। अब अगर पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी है, ठीक है, अगर इंक्वायरी अभी पेंडिंग में है तो उस समय क्या किया जाएगा? उस समय भी तो कुछ होगा ही, या फिर इंक्वायरी अभी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, उस केस में क्या होगा? फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन इंक्वायरी, इंक्वायरी की पेंडेंसी में on the request made by aggrieved woman, on a request, written request, तो aggrieved woman चाहे तो रिटन रिक्वेस्ट दे सकती है इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी को। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट दे सकती है? इसलिए कि वो रिटन रिक्वेस्ट दे सकती है कि ट्रांसफर द अग्रीव्ड वुमेन और द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस। अब अगर वो वुमेन चाहती है कि मेरा ट्रांसफर उस जगह से कहीं और कर दिया जाए जहां पर वो एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, ठीक है, मेरा या तो ट्रांसफर कर दिया जाए या तो उस रेस्पोंडेंट का ट्रांसफर कर दिया जाए, दोनों, क्योंकि वो किसी और जगह काम करे या मुझे भी किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसके लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकती है रिटर्न में देके। फिर या तो वो चाहे तो कुछ दिन के लिए ग्रांट लीव टू द अग्रीव्ड वुमेन, ठीक है, अप टू 3 महीने तक की वो छुट्टी भी ले सकती है। फिर उसके बाद अदर कोई भी रिलीफ जो कि अग्रीव्ड वुमेन ले सकती है। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है, बट ध्यान रहे ये सारी चीजें जब इंक्वायरी पेंडेंसी में रहेगी तभी ये सारी ये सारा जो है वो रिक्वेस्ट वो कर सकती है अग्रीव्ड वुमेन। ऑल राइट। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है द लीव ग्रांटेड टू द अग्रीव्ड वुमेन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन एडिशन टू द लीव शी वुड बी अदरवाइज एंटाइटल्ड। अब जो इसके जैसे होता है ना कि अगर कोई किसी जगह पर काम करता है तो उसकी एक फिक्स्ड छुट्टियां होती हैं कि उसको इतने टाइम की छुट्टी मिलेगी, उसको इतने हॉलीडे मिलेंगे, इतनी लीव मिलेगी उसे, तो ये जो लीव मिलेगी हमें 3 मंथ्स की वो इन एडिशन टू दैट होगी। ये नहीं कि 3 महीना हमने छुट्टी ले ली तो वो उस लीव में से कट हो जाएंगे, ये उन एडिशन टू दैट लीव होगी, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 बात करता है ऑन द रिकमेंडेशन इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के रिकमेंडेशन पे जैसा भी केस होता है, द एम्प्लॉयर शैल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस मेड अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो है जैसा भी रिकमेंडेशन उसको करने के लिए कहा गया है वैसा रिकमेंडेशन करके रिपोर्ट को इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के पास भेजेगा, ठीक। इतना बात करता है सेक्शन 12। फिर उसके बाद ये तो पेंडेंसी की बात थी, अब उसके बाद सेक्शन 13 में जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है तब क्या होगा, ठीक। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी ऑफ एन इंक्वायरी, अब जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स एम्प्लॉयर को देगा, मींस उस इंक्वायरी में क्या निकला है, क्या रिजल्ट आया है, वो उसकी फाइंडिंग एम्प्लॉयर को देगा। और इन केस ऑफ इंटरनल कमेटी एंड इन केस ऑफ लोकल कमेटी वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देगा रिपोर्ट, ठीक है, within a period of 10 days from the completion of inquiry, and such report shall be made available to the concerned parties, ठीक। अब इंक्वायरी खत्म होने के बाद इंटरनल कमेटी
इन द केस हाँ, इंटरनल कमेटी जो है एम्प्लॉयर को रिपोर्ट देगी और लोकल कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट देगी विद इन द जिस दिन इंक्वायरी कंप्लीट हुई है उस दिन से 10 दिन के अंदर अंदर में, मीन्स 10 डेज की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, 10 डेज के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट कर देनी है, रिपोर्ट दे देनी है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एम्प्लॉयर को, ठीक। और वो रिपोर्ट्स जो हैं उन कंसर्न पार्टीज को भी अवेलेबल कराई जाएगी, वो रिपोर्ट्स इन पार्टीज को भी दी जाएगी। अब जहां पर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी एक ऐसे मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट प्रूव नहीं होती है, ठीक, तो इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड करेंगे कि अब इस मैटर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। ये तो जनरल सी बात है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम प्रूव नहीं होता है कि उसने क्राइम नहीं कमिट किया, तो जनरली उस केस में मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि उस कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब जहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि एलिगेशन प्रूव हो गया है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये रिकमेंड करेगी, पहला, टू टेक एक्शन फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट एज अ मिसकंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट, ठीक। अगर रेस्पोंडेंट हाँ, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल के हिसाब से जो भी एक्शन सेक्सुअल हैरेसमेंट या मिसकंडक्ट के तौर पे लेना चाहिए, अगर किसी के साथ होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट या मिसकंडक्ट, तो जो भी उस सर्विस रूल के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉयर ऐसा काम करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो वो इन अकॉर्डेंस टू द सर्विस रूल होना चाहिए, ठीक। और जहां पर सर्विस रूल नहीं है तो जैसा भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड हो उस मैनर में होगा, ठीक। टू डिडक्ट नॉट विद स्टैंडिंग, अब दूसरी चीज, पहला तो ये कि सर्विस रूल के हिसाब से उसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे रेस्पोंडेंट के ऊपर, ठीक है। टू डिडक्ट, अब सेकंड क्या है कि टू डिडक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट from the salary of or wages of the respondent, such sum it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to legal heirs as it may determined in accordance with the provisions of section 15। या तो दूसरा कि उसकी सैलरी या उसके वेजेस में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके उस अग्रीव्ड वुमेन या फिर उसके लीगल एयर्स को दिया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15, जैसा सेक्शन 15 के में दिया हुआ है, ठीक। अब उसके आगे कह रहे हैं अब अगर इन केस एम्प्लॉयर डिडक्शन करने में अनेबल है तो इस केस में अगर एम्प्लॉयर डिडक्शन करने में अनेबल है क्योंकि रेस्पोंडेंट जो है वो ज्यादातर टाइम छुट्टी पर ही रहा है, वो काम पर नहीं आया, तो इसलिए कुछ अमाउंट उसको मिल नहीं रहा है कि वो डिडक्ट कर सके, तो इस केस में एम्प्लॉयर रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट करेगा कि तुम इतना पर्टिकुलर सम जो है अग्रीड वुमेन को प्रोवाइड करो। एंड इन केस अगर अगर रेस्पोंडेंट पर्सन अगर वो सम देने में भी फेल हो जाता है तो इन दैट केस इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी ऑर्डर करेगी फॉर द रिकवरी ऑफ सम एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, तो उसकी लैंड वगैरह सीज कर ली जाएगी, फिर उसको बेच करके जो भी पैसा वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये 60 डेज के अंदर अंदर में ये काम करेंगे, ठीक। फिर उस सेक्शन 14 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस, ठीक। सेक्शन 14 बात करता है कि अगर
कोई गलत कंप्लेन करता है, झूठी कंप्लेन करता है या फिर गलत एविडेंस देता है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी को, तो इस केस में उसकी पनिशमेंट कितनी होगी। अब सब सेक्शन 1 कहता है कि इन केस जहां पर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी में ऐसे कंक्लूजन पे निकली है कि एलिगेशन जो रिस्पोंडेंट पे लगाया गया है वो मैलिशियस है, या अग्रीव्ड वुमेन या कोई और पर्सन जो कंप्लेंट कर रहा है उसने ये जानते हुए भी कि ये कंप्लेंट गलत है, या अग्रीव्ड वुमेन या कोई और पर्सन जो कंप्लेंट कर रहा है उसने फोर्स्ड या फिर मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स जो है दिया है, मींस प्रस्तुत किया है इंटरनल कमेटी या फिर लोकल कमेटी के सामने, उस केस में क्या किया जाएगा, एज मे बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल। ठीक, सर्विस रूल के देखिए इसमें आपको एक चीज हर जगह देखने को मिलेगी कि सर्विस रूल है तो सर्विस रूल के हिसाब से काम होगा, और जहां सर्विस रूल नहीं है मैनर एज प्रिस्क्राइब, जैसा भी प्रिस्क्राइब हो। ठीक, मीन्स तब डिसीजन लोकल कमेटी या फिर इंटरनल कमेटी के हाथ में होगा। ठीक है, फिर ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। फिर सब सेक्शन 2 यही कहता है कि जहां पर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी ऐसे कंक्लूजन में पहुंचती है कि इंक्वायरी के समय किसी विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दिया है या फिर मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो एम्प्लॉयर को रिकमेंड करेगी, ठीक है, टू द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एज द केस में बी। तो सेम इसमें भी कि जैसा सर्विस रूल में एग्जिस्ट करता है आप उस हिसाब से कोई एक्शन लीजिए, या फिर सर्विस रूल नहीं है तो एज इन केस जैसा भी सही लगे। फिर सेक्शन 15 देखिए यही बात कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन। अभी हमने ऊपर सेक्शन 13 में पढ़ा था कि सेक्शन 15 के हिसाब से जो भी अमाउंट डिसाइड होगा वो अमाउंट अग्रीड वुमेन को दिया जाएगा। तो अब सेक्शन 15 डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपनसेशन की ही बात करता है। तो अब वही सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 से ही हमने ये बात किया था। ठीक, फॉर द पर्पज, अब सम डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, सेक्शन 13 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज 2 के अंडर में, ठीक है, अब कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उसका कंपनसेशन अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा। पहला, जो भी उस अग्रीव वुमेन को मेंटल ट्रॉमा हुआ है, पेन हुआ है, सफरिंग, जिस भी इमोशनल डिस्ट्रेस से वो सफर की हुई है, ये सारी चीजें ध्यान में रख के। दूसरा, अगर जो ये एक्ट होने के, सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के बाद जो भी उसके करियर में करियर अपॉर्चुनिटीज में जो भी लॉस उसको हुआ है, उस लॉस को ध्यान में रखते हुए मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विक्टिम फॉर फिजिकल एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, अब उसके जो भी फिजिकल या फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में जितना भी मेडिकल एक्सपेंस लगा है उस एक्सपेंस को ध्यान रखते हुए। फिर रेस्पॉन्ड, तो अग्रीड वुमेन के साथ साथ फिर अगला है कि रेस्पोंडेंट की भी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा। फिर फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम, अब एक साथ देना है या फिर इंस्टॉलमेंट में देना है, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाएंगी। अब सेक्शन 16 कि अगर कोई पर्सन प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग, अब अगर कोई कंप्लेंट की या इंक्वायरी की किसी ऐसी चीज को जिसको पब्लिकली प्रोड्यूस नहीं कर, पब्लिकली पब्लिकेशन नहीं करना है, अगर कोई उसको पब्लिकेशन उस चीज का कर देता है, तो फिर वही बता रहा है कि प्रोहिबिशन है कि इन सारी चीजों का पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है कि नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 9। ठीक, अब कह रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाउ विद स्टैंडिंग जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर दिया गया है उसके हिसाब से सेक्शन 9 के अंदर में जो भी कंप्लेंट की गई है उसका जो कंटेंट है, ठीक, जो भी कंप्लेंट अग्रीड वुमेन के द्वारा की गई है जिसमें उसकी अग्रीड वुमेन की आइडेंटिटी, एड्रेस, ठीक है, रेस्पोंडेंट का
आइडेंटिटी, उसका एड्रेस या फिर किसी भी विटनेस का, या फिर कंसिलिएशन या इंक्वायरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, ठीक, या फिर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी ने इंक्वायरी के दौरान जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं, ठीक, या जो भी एक्शन एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा लिया गया है उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, ना ही मीडिया में, प्रेस में कम्युनिकेट किया जाएगा किसी भी मैनर में। मींस वो ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लेंट, अग्रीड वुमेन के कंप्लेंट करने से लेकर के इंक्वायरी के रिजल्ट आने तक, उसको पनिशमेंट मिलने तक, कोई भी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली प्रोड्यूस नहीं की जाएंगी, मीडिया में नहीं आनी चाहिए, पब्लिकेशन उन इंफॉर्मेशंस का नहीं होगा। फिर सेक्शन 17 कहता है कि अगर कोई पब्लिकेशन कर देता है, अगर कोई पब्लिक ये सारे कंटेंट्स कर देता है तो उसके बाद उसकी पेनाल्टी क्या होगी, ठीक। वेयर एनी पर्सन इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी टू हैंडल और डील विद द कंप्लेंट, ठीक है, अगर किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया है कि उसकी ड्यूटी है कि इन सारी कंप्लेंट, इंक्वायरी या रिकमेंडेशंस जो भी एक्शन इसके अंदर लिए गए हैं उसको वो हैंडल करेगा, उसको करने की ड्यूटी थी। अगर कोई ऐसा पर्सन सेक्शन 16 के प्रोविजन को कंट्रावीन करता है, मींस पब्लिक नहीं पब्लिकेशन नहीं करना था, उसने पब्लिकेशन कर दिया, तो ही शैल बी लायबल फॉर द पेनाल्टी इन अकॉर्डेंस विद एज इट इज सर्विस रूल के हिसाब से उस पर्सन पे उस हिसाब से पेनाल्टी लगाई जाएगी, या फिर सर्विस रूल नहीं है तो उस हिसाब से फिर जैसा भी प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक। फिर सेक्शन 18 बात करता है अपील की, ठीक। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर में रिकमेंडेशंस दे, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर में, या फिर सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंदर में, या फिर सेक्शन 14 और सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के अंडर में, या फिर सेक्शन 17 से, ठीक। अगर कोई भी पर्सन इन सब के अंदर जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनसे अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है, या सेक्शन 17 का या उन रिकमेंडेशन का नॉन इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, अगर जो भी रिकमेंडेशन दिया, मतलब जो भी रिकमेंडेशन कमेटी ने दी थी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो मे प्रेफर एन अपील, तो वो पर्सन अपील कर सकता है कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, जिस मतलब इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जैसा भी सर्विस रूल में दिया गया है, या तो कोर्ट में या तो ट्राइब्यूनल में वो पर्सन अपील कर सकता है, ठीक। फिर अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रेफर्ड, अब अपील जो है रिकमेंडेशन आने के 90 डेज के अंदर में अपील की जानी चाहिए, मींस अपील करने की भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कि विद इन 90 डेज के अंदर उनको अपील कर देनी है, ठीक। अब चलते हैं ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर पे कि एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, ठीक है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी पहली कि वो अब वो अपने एम्प्लॉयज को एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट दे, ठीक है, जिसमें कि उनकी सेफ्टी भी इंक्लूडेड हो, कि मतलब एक सेफ और एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करे, ठीक। फिर दूसरा है कि वो एक ऐसे, मतलब कि जिस वर्क प्लेस पे, वो कंस्पिशियस प्लेसेस पे अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, क्या ऑर्डर्स हैं, हाँ, वो सारी चीजें वो मतलब उसको एक डिस्प्ले करे, मतलब चिपका दे। फिर टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये सारे चलाते रहे, कि जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, या फिर अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसकी क्या पनिशमेंट है, ठीक। फिर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, ठीक।
फिर असिस्ट इन सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट एंड विटनेस। अब किसी विटनेस को या रेस्पोंडेंट को लोकल कमेटी या इंटरनल कमेटी में जाना है तो मतलब उसको असिस्ट करेगा, ठीक, हेल्प करेगा कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, ठीक। फिर अब फिर नेक्स्ट है कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के सामने जो भी इंफॉर्मेशन दोनों कमेटीज को चाहिए होगी वो सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराएगा कमेटीज को। फिर और अगर कोई वुमेन चाहती है कि वो कमेटी के पास ना जा करके इंडियन पेनल कोड के अंडर में वो कंप्लेंट फाइल करना चाहती है तो उस केस में भी एम्प्लॉयर उस वुमेन को असिस्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, ठीक। और अगर इन केस के रेस्पोंडेंट एम्प्लॉय वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है तो भी उस केस में भी वो हेल्प करेगा उस अग्रीड वुमेन को कि वो आईपीसी के अंदर में ले जा करके केस कर सके। फिर ट्रीट और ये उसकी ड्यूटी है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट को एक मिसकंडक्ट की तरह अपनी सर्विस रूल में दिखाए और उसके लिए क्या एक्शंस होना चाहिए वो अपनी सर्विस रूल में प्रिस्क्राइब करें। फिर और टाइम टू टाइम वो जो भी इंटरनल कमेटीज के रिपोर्ट्स हैं उनको वो मॉनिटर करे और उसको सबमिट करे, ठीक है। फिर सेक्शन 20 बात करते हैं हमारा ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्या पावर्स होंगी, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल टाइम मॉनिटर द टाइमली सबमिशन, ठीक है, जो भी लोकल कमेटी के द्वारा जो भी उसको इंफॉर्मेशन जो भी रिपोर्ट उसको सबमिट की गई है कि उसको समय से मॉनिटर करेगा, मीन समय से उसको चेक करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का काम क्या होगा कि जितने भी टू टेक सच मेजर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर इंगेजिंग एनजीओज फॉर के और एनजीओ मतलब कि और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस एनजीओज वगैरह फैला सकते हैं वो सारी अवेयरनेस फैलाने में वो हेल्प करेगा एनजीओज की, ठीक। तो हमने सेक्शन 20 तक कवर कर लिया है। फिर उसके बाद हमारा अब ज़्यादा बचा नहीं रह गया है 21, अब छोटे छोटे सेक्शंस ही हैं, इसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर हमारा ये एक्ट खत्म हो जाएगा। ऑल राइट, तो 27 मिनट हो चुके हैं, तो 27 मिनट हो चुके हैं तो हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं कि नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑल राइट, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपने इससे पहले कि हमारी 2 वीडियोस हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। पहला हमने विशाखा का केस, पहले सेशन में हमने विशाखा का केस इन डिटेल किया था एंड प्रीएम्बल एंड सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ही हम उस वीडियो में कवर कर पाए थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा मुझे 30-40 मिनट से ऊपर की रखनी नहीं, क्योंकि फिर बोरिंग लगने लगता है। फिर सेकंड वीडियो में हमने सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक कवर की थी और इस वीडियो में हमने कवर किया है सेक्शन 11 से लेकर के सेक्शन 20 तक। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं भी अच्छे से पढ़ाई करूँगी। बाय बाय।